हेलो एवरीवन, नमस्कार। ओप्पो स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ओप्पो स्टडी के माध्यम से आप सबको जीएस की क्लासेस आज से अवेलेबल कराई जाएंगी और इस क्रम में जीएस के अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा जीएस के अलग अलग सब्जेक्टों को आप तक डिलीवर किया जाएगा और मैं यानी कि लोकेश द्विवेदी के द्वारा आपको भारतीय संविधान की क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी और भारतीय संविधान को पढ़ाने के क्रम में मैं आपको यह श्योरिटी देता हूं कि इसे इतने सरल और सहज रूपों में आप तक डिलीवर करने की मेरी कोशिश होगी कि आप एक बार अगर इसका अध्ययन ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो इन केस ऑफ फ्यूचर संविधान या पॉलिटी से बनने वाले प्रश्न आपकी हद से बाहर नहीं जाएंगे, अर्थात आप उनको पूर्णतः हल करने में सक्षम होंगे और अपनी कट ऑफ तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे बड़े ही सहज और सरल रूप से तय कर लेंगे। आज हम भारतीय संविधान की यात्रा को स्टार्ट करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, इसका अर्थ क्या है, वैश्विक स्तर पर प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश ने शामिल किया, जब भारत ने प्रस्तावना को शामिल किया गया तो उसका आधार क्या था, यानी कि हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। उसके बाद जानेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है वह हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। फिर प्रस्तावना को जब संविधान में शामिल किया गया तो शामिल होने के बाद से ही इस पर डिबेट शुरू हो गई। डिबेट में था कि क्या ये जो हमारी प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है अथवा नहीं। दूसरी डिबेट थी कि क्या जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को अधिकृत किया है कि डियर, आपको यदि लगे कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ प्रोविजंस को हटा देना चाहिए और कुछ नए प्रोविजंस को ऐड कर देना चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या उसी शक्ति का प्रयोग करके हमारे देश की पार्लियामेंट प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है या संशोधित कर सकती है? इस पर भी डिबेट हुई, मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन को भी पढ़ना है। फिर तीसरी डिबेट थी इस पर कि क्या प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, स्वतंत्रता की बात की गई है, संप्रभुता की बात की गई है, अखंडता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है, क्या इन सब बातों, इन सब दर्शनों के आधार पर कोई व्यक्ति जिसको क्षति हुई है या वह चाहता है कि संविधान की इस व्याख्या के अनुसार उसे न्याय मिल सके, या प्रस्तावना में जिस न्याय की बात की गई है वह न्याय उसे मिले, तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधान की प्रस्तावना को रेफरेंस लेकर हमें न्याय दे सकता है या उसको फोर्सेबल करा सकता है? इस मुद्दे को भी जानेंगे। और परीक्षाओं में फैक्ट की दृष्टि से कई फैक्ट्स हैं, जैसे इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि प्रस्तावना क्या है, इन सब चीजों को भी जानेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम देखते हैं हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु क्या है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में प्रस्तावना वर्ड नहीं लिखा गया है, यानी कि लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रस्तावना नहीं है। इंग्लिश में प्रियम्बल लिखा गया है और हिंदी में उद्देशिका लिखा गया है। अब हम लोग बोलचाल की भाषा में या इसका जो बोलते हैं ना सिनोनिम से बना लिए हैं, उसको प्रस्तावना भी बोल देते हैं, आमुख भी बोल देते हैं, मुखपत्र भी बोल देते हैं। लेकिन अगर प्रश्न बने कि कौन सा वर्ड एग्जैक्ट हिंदी के लिए यूज हुआ है तो वह वर्ड है उद्देशिका और इंग्लिश के लिए प्रियम्बल। चलिए देखते हैं प्रस्तावना को, उसके बाद प्रस्तावना से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। ये हमारे देश की प्रस्तावना है। इसके वर्ड्स को मैं एक बार पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान के वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं। इसी वर्ड्स में क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पर डिबेट हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, उसने लैंडमार्क डिसीजन दिए। इन सब चीजों को पढ़ना है। अब हम एक सामान्य पहलू से स्टार्ट करते हैं। सामान्य पहलू यह है दोस्त कि हमारे देश की जो प्रियम्बल है उसका आधार क्या है। आधार को जानते हैं। आधार का मतलब यह हुआ कि किसको बेस मानकर उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी गई। तो आप जानते हैं संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं और थे भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जब चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ तो एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि देखिए, हम कुछ उद्देश्य रख रहे हैं, इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया जाना है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, क्योंकि नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आत्मा इस भारत के प्रति, इस भारत के विकास के प्रति निरंतर लगी रहती थी। डिसीजंस में कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसे हम लोग मानते हैं, लेकिन परिस्थितियां भी रही होंगी कि नेहरू जी को कुछ ऐसे काम करने पड़े जो आज आलोचना के लिए वो डिसीजंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक विजनरी पर्सन थे। उन्होंने कहा देखिए, हम एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा और उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने वही बातें कही जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया था। लगभग सब बातें उन्होंने कही कि देखिए, हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को अधिकार हो, सभी लोगों को स्वतंत्रता हो, सभी लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई भी चुनाव लड़ सके, कोई भी प्रधानमंत्री बन सके और भारत ऐसा हो कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए। हम जिस तरीके से गुलाम रहे और हम गुलामी के दौर में हमारे जो निर्णय थे वह अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते थे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक ऐसा संविधान हो जिसमें हम यानी कि हमारी जनता डिसीजन ले, हमारी जनता को सारे आधुनिक मूल्य प्राप्त हो और आधुनिक मूल्यों के आधार पर ही हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन चले और हमारा देश नित निरत आगे बढ़े। तो नेहरू जी ने की जो इस तरीके का एक भाषण था जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बेस बनाया गया, हमारे देश की प्रस्तावना बन गई। तो पहला प्रश्न क्लियर कि किस बेस पर हमारे देश का जो प्रस्तावना है वह बनी है। तो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव जिसे 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा गया था या लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब प्रश्न बनता है कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले किस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया? तो उत्तर होगा अमेरिका। दो बातें फैक्ट की हो गई, लेकिन आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर सब कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन बता दीजिए प्रस्तावना है क्या? तो बताता हूं। प्रस्तावना का मतलब ये हुआ जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो ग्रंथ के समरी को या ग्रंथ किन किन मुद्दों को मेन रूप से फोकस करना चाहता है उसी को बताना चाह रहा है कि डियर, हम ये जो इतनी मोटी 1000 पन्नों की, 1500 पन्नों की, 200 पन्नों की पुस्तक लिख रहे हैं, वह पुस्तक किस विजन पर लिखी गई है, उसी विजन को आप कुछ शब्दों में समराइज फॉर्म में
पहले पेज पर लिख देता है, तभी तो इसे आमुख बोलते हैं, प्रथम पन्ना बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जैसे मूवी देखते होंगे तो जब मूवी रिलीज होती है तो उसके पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। ट्रेलर में क्या होता है कि मूवी की जो मुख्य थीम है, कौन हीरो है, कौन विलेन है, मूवी की स्टोरी क्या है, इन सब बातों को 2-4 मिनट के ट्रेलर में बता दिया जाता है। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा मूवी इन सब बातों पर केंद्रित है। उसी तरीके से हमारा संविधान, आप जानते हैं 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, अब गणना की दृष्टि से 495 हो गए हैं, समय समय पर संशोधन हुआ, आर्टिकल जोड़े गए, हटाए भी गए। तो हमारा संविधान क्या क्या चाहता है, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, इन सारी बातों को समराइज फॉर्म में लिख दिया गया और उसी का नाम इंग्लिश में प्रियम्बल दे दिया गया और हिंदी में उद्देशिका, और आम बोलचाल की भाषा में हम उसे प्रस्तावना, आमुख, प्रथम पेज या प्रथम पन्ना, इन सब नामों से इंडिकेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊं कि अभी जो हमने आपको प्रस्तावना दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं। ये आप इसमें देख रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं जैसे ये लिखा जा रहा है, एक डिजाइन बन रही है, ये फिर इसके बाद ये डिजाइन बन रही है। तो इसी को कहा गया है संविधान की विशिष्ट भाषा है, और इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की संविधान की प्रस्तावना है वो भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में लिखी गई है। तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसे किस देश की जो प्रस्तावना है उसकी विशिष्टता या भाषा शैली के आधार पर लिखा गया है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व। पहला मूल तत्व है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। यानी कि जो संविधान बना, अभी हमने बताया था कि लास्ट लाइन में क्या लिखा था, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हम भारत के लोग। तो संविधान शक्ति कहां से ग्रहण कर रहा है, तो उत्तर संसद नहीं होगा, उत्तर न्यायपालिका नहीं होगा, उत्तर मंत्रिपरिषद नहीं होगा, राज्यसभा नहीं होगा, उत्तर होगा भारतीय जनता। यानी कि सर्वोच्च संस्था कौन हुई, जनता। फिर दूसरा है भारत की प्रकृति कैसे है, तो संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की है। अभी विद इन 1 मिनट इन सब का मैं अर्थ आपको बताता हूं। फिर इसी में है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर ये जो संविधान बन रहा है चाहता क्या है डियर, तो यह चाहता है कि सभी को न्याय, स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, लोगों में बंधुता का निर्माण करना, भाईचारे का निर्माण करना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। फिर ये बताती है, यानी प्रस्तावना या प्रियम्बल कहती है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, या लागू होने की तारीख भी बताती है, कितनी, 26 नवंबर 1949। और हम जो विधि दिवस मनाते हैं उसे भी 26 नवंबर को ही मनाते हैं। विधि दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की व्याख्या। पहला शब्द है संप्रभुता, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सोवरेन या सोवरेनिटी। ये क्या चीज है भाई, इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, राज्य। राज्य क्या है, राजनीति की भाषा में जैसे हम आम लोग देश बोलते हैं ना, अमेरिका एक देश है और भारत एक देश है, और भारत के जो अलग अलग प्रांत हैं उसे हम राज्य बोलते हैं। लेकिन संविधान की भाषा में देश को राज्य बोला जाता है। क्या, राज्य। और किसी भी देश को देश तब माना जाएगा, या किसी भी भूभाग को, एंटिटी को देश या राज्य तब माना जाएगा जब उसके पास 4 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट है कि उसके पास एक पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। इसका दूसरा एलिमेंट है कि उसके पास एक गवर्नमेंट यानी कि एक सरकार होनी चाहिए। तीसरी इसका जो घटक है वह है कि उसके पास एक लैंड होनी चाहिए यानी कि भूभाग होनी चाहिए। और चौथा जो विषय वस्तु है वह है उसके पास एक सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए। तो भारत एक राज्य है, एक देश है,
और 1947 के पूर्व भारत के पास जनसंख्या भी थी, हम लोग बहुत मास्टर है जनसंख्या बढ़ाने में। भारत के पास सरकार थी, लेकिन किसकी सरकार थी? ब्रिटिश की सरकार थी, तो भारत की सरकार तो थी नहीं वो। फिर भारत के पास भूभाग था, बहुत दिन से भूभाग है, पैंजिया पैंथालासा से हमारा निर्माण हुआ है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि पैंजिया पैंथालासा ये सब चीजें। फिर संप्रभुता नहीं थी, हम बताएंगे संप्रभुता क्या है अभी। तो 1947 के पूर्व भारत के पास दो एलिमेंट्स तो बहुत ठीक ठाक नजर आते थे कि जनसंख्या भी थी, एक भूभाग था, लेकिन सरकार थी, लेकिन सरकार ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वह काम करती थी, और संप्रभुता भी नहीं थी। अभी संप्रभुता बताते हैं क्या है। तो चार कंपोनेंट से मिलकर किसी देश को देश कहा जाता है। पहला, उसके पास एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास भूभाग होना चाहिए, उसके पास एक सरकार होनी चाहिए, और उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। आप बताते हैं संप्रभुता क्या है। संप्रभुता भी दो एलिमेंट से बनी है। इसका एक एलिमेंट है आंतरिक या इंटरनल, दूसरा एलिमेंट है इसका इंपॉर्टेंट वाई यानी कि एक्सटर्नल। और इन सब में क्या करना? डिसीजन लेना। फिर भी नहीं समझे? अभी सब समझा देता हूं। जब कोई देश, देखिए मामले दो तरीके से होते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय मामला हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मामले का मतलब वैदेशिक मामला। वैदेशिक मामला का मतलब कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका भारत के लिए क्या कर रहा है, पाकिस्तान भारत के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, विश्व की संस्थाएं, यूएनओ है, विश्व में संधियां हो रही हैं। इन सब मामलों में जब भारत या कोई देश निर्णय ले, और निर्णय ले ही नहीं बल्कि उस निर्णय को लेने में उसकी स्वतंत्रता हो, जो चाहे वह निर्णय ले। इसी तरीके से आंतरिक मामला क्या है? राजनीतिक मामला हो सकता है कि चुनाव कब होने चाहिए, चुनाव कौन लड़ सकता है। सामाजिक मामला ये हो सकता है समानता हो, सबको मूलभूत आवश्यकताएं मिले। आर्थिक मामला ये हो सकता है कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़े, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। तो ये सब मुद्दे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उस पर किसी दूसरे का कोई दबाव ना हो। भाई वैदेशिक मामला है, आप अभी एक रिसेंट का एग्जांपल लें बाह्य मामले का, यूक्रेन और रसिया विवाद। ठीक है, और ये विवाद हुआ, और विवाद से संबंधित जो मामला है वो यूनाइटेड यानी कि यूएनओ पहुंच गया। तो यूएनओ में एक प्रस्ताव आया कि जो रसा है या रशिया है वह यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है। अब इसमें मत देना था। भारत सरकार ने ना रूस के पक्ष में मत दिया, ना विपक्ष में दिया, ना यूक्रेन के पक्ष में मत दिया, ना इसके विपक्ष में मत दिया। तो क्या हुआ? भारत ने देखो अपने को उससे अलग रख लिया, उस मतदान की प्रक्रिया से अलग रख लिया। तो भारत ने क्यों किया? कि भारत एक संप्रभु है, और संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि भारत अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ये बाह्य मामले का उदाहरण हो गया। अच्छा, 1947 पूर्व भारत नहीं था, क्यों? आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जनता कह रही थी कि हमें मत शामिल करिए, आप, हम नहीं लड़ेंगे युद्ध आपके लिए। लेकिन अंग्रेजों ने शामिल कर लिया, भारत की इच्छा के विरुद्ध। क्यों शामिल कर लिया? हम उपनिवेश थे और हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, हमारा डिसीजन दूसरी कंट्री ले रही। लेकिन आज अमेरिका ने कहा मोदी साहब हमारा साथ दीजिए, मोदी साहब कुछ बोले ही नहीं, और बोले तो इतना बोल दे, देखिए यूक्रेन और रूस का विवाद, यूक्रेन और रूस ही सुलझा सकते हैं, कोई तीसरा ना सुलझाए। तो भारत ने अपना निर्णय कैसे लिया? अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लाभ हानि के अनुसार। और गुलाम होता भारत तो ब्रिटेन ले लेता कोई मामला, डिसीजन जो लेना होता। इसी तरीके से आंतरिक मामले स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करता है? अभी आप एग्जांपल लीजिए आर्टिकल 370 का। ये इसका आंतरिक मामला था कि संविधान में संशोधन हो जाए, और जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला है इसे हटा दिया जाए। भारत सरकार ने क्या किया? हटा दिया। खूब लोग चिल्लाए, चिल्लाना जायज था कि नाजायज था वो अलग का मुद्दा है, हमें यहाँ समझाना है संप्रभुता। तो भारत ने 370 को रिमूव कर दिया। पाकिस्तान खूब चिल्लाया, कई लोगों ने खूब चिल्लाया, कई देशों ने खूब चिल्लाया, लेकिन भारत ने कहा देखिए भैया हम संप्रभु हैं, आप फालतू का परेशान मत हो, हम अपनी संप्रभुता का प्रयोग ना करें,
आपके अनुसार हम अपना काम करेंगे। तो देखा कि संप्रभुता इस बात को गवाह करती है, इस बात से आगाह करती है कि डियर, आप तभी संप्रभु माने जाएंगे जब आपका निर्णय लेने में अपना मत हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार लें, उस पर किसी का दबाव ना हो। ऐसी अवस्था किसी देश की संप्रभु कहलाती है। आई थिंक आप बहुत ही सहज रूप से इसे समझ गए हैं। अब दूसरा इसी में वर्ड है समाजवादी। देखिए, समाजवादी और पूंजीवादी मुख्यतः वैश्विक स्तर पर दो विचारधाराएं हैं। समाजवादी और दोनों अपने को अच्छी मानती हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि देखिए, जो आर्थिक संसाधन है या उत्पादन के संसाधन है, उत्पादन संसाधन क्या हो सकता है? जमीन हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है। उत्पादन के संसाधन जो हैं, जमीन हो सकती है भाई, इस पर कृषि की जा सकती है। उद्योग हैं, कंपनियां हैं, इनमें लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये उत्पादन का संसाधन हो गया। इस पर समाज का अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज का अधिकार हो गया, इसका मतलब पूंजीपति खत्म, टाटा बिरला अडानी अंबानी खत्म। तो क्या यही समाजवाद हमारे यहाँ भी शामिल किया गया है? नहीं, ये शामिल नहीं किया गया है। अभी आपको समझाते हैं। फिर यह कहती है विचारधारा समाजवाद की दूसरी इसी का एलिमेंट है कि शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण रहित व्यवस्था होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और वही पूंजीवाद क्या कहता है कि जो जितना डेवलपमेंट कर सके वह करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य का हस्तक्षेप उस पर ना हो। जो व्यक्ति काम करे, मतलब प्राइवेट व्यक्ति, मैं काम कर रहा हूं, मैं 1 घंटे आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये पैसा हमें मिले। ये नहीं कि हमारे पैसे को लेके समाज का कल्याण किया जाए। क्यों किया जाए? हम मेहनत कर रहे हैं, हम 1 घंटे पढ़ा रहे हैं, माइक के सामने बोल रहे हैं, लाइव आए हुए हैं। लेकिन पूंजीवाद कहता है ठीक है, समाजवाद कहता है आप लाइव आए हैं ठीक है, लेकिन आपका धन सभी में बांटा जाएगा। लेकिन पूंजीवाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जहां समाजवादी विचारधारा समाज को लेकर चलती है, समाज में धन का समान रूप से वितरण चाहती है, वही पूंजीवाद कहता है कि देखिए, जो मेहनत करे उसको मेहनत करने का अवसर दिया जाए, राज्य उस पर हस्तक्षेप ना करे। तो प्रश्न बनता है कि हम समाजवादी हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया है? पहली बात तो यह है कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, उसमें से 1 वर्ड समाजवादी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समाजवाद के बारे में कई भ्रांतियां हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है, क्या एक ऐसी टोपी है जिसे सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार पहनते हैं, लेकिन फिर भी भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में शामिल है। तो इसका कुछ निहितार्थ है। निहितार्थ ये है कि भारत की जो विचारधारा है यह गांधीवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद की है। यानी कि हमने समाजवाद को स्वीकार किया, लेकिन मार्क्सवाद के समाजवाद या साम्यवाद को नहीं। उन्होंने कहा, मार्क्स ने, कि जो समाजवाद को लाना है उसका भाई हथियार क्या होगा? तो उन्होंने कहा क्रांति, वर्ग संघर्ष, और जो ये लोग हैं, मजदूर लोग हैं, एक हो जाएंगे, और जो पूंजीपति हैं इनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, और उनके संसाधनों पर अधिकार ये गरीब लोग या समाज के सभी लोग कर लेंगे। और फिर इनसे पूछा गया भाई उद्देश्य क्या है इसका? तो उन्होंने कहा उद्देश्य यही है कि समाजवाद को बढ़ावा मिले, शोषण ना हो। तो समाजवाद लाने का मार्क्सवादी तरीका क्या है? क्रांति, वर्ग संघर्ष, सशस्त्र क्रांति, खून की नदियां बहाना। लेकिन उद्देश्य एक तरीके से क्या है? ठीक है कि हाँ, समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। भारत ने भी समाजवाद को स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, हम शोषण को भी खत्म करेंगे, असमानता को भी खत्म करेंगे, और गरीब लोगों में धनों का वितरण भी करेंगे। तो कहा गया कि आप कौन सा माध्यम अपनाएंगे? तो इन्होंने कहा कि हम समाज के लोगों को, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दमित हैं, उनके लिए स्पेशल योजनाएं लाएंगे, उनको राजनीति में लाएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे।
यानी कि ऐसे सभी माध्यम जिससे ये लोग विकास की मुख्य धारा में आ सकते हैं, हम ऐसा सारा कार्य करेंगे। तो हमारा जो समाजवाद है एक प्रोग्रेसिव समाजवाद है और समाज में समानता लाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करता है। वहीं जो साम्यवादी समाजवाद है या मार्क्स जिस साम्यवाद की कल्पना करता है उसमें वो कहता है वर्ग संघर्ष, खूनी क्रांति। लेकिन उसका भी उद्देश्य यही है कि शोषण नहीं होना चाहिए, किसी का समानता होनी चाहिए। हमारा भी उद्देश्य यही है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी को काट कर नहीं, हमारे यहाँ पूंजीपति भी रहे, हमारे यहाँ लैंड के जो लैंड है या उत्पादन के संसाधन है उस पर लोगों का अधिकार भी हो, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों से, संवैधानिक मूल्यों से करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन देंगे। भाई आरक्षण क्या है? समाजवाद को ही लाने के लिए तो है। भाई आप किसी का गला काट के ला रहे हैं, हत्या करके समानता ला रहे हैं, हम हत्या भी नहीं कर रहे हैं, गरीब को भी लेके चल रहे हैं, अमीर को भी लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसा समाजवाद है जिसमें गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आधुनिक मूल्यों के साथ हम कदम ताल करते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है और यह हमारा जो समाजवाद है वह गांधीवादी समाज या लोकतांत्रिक समाजवाद है। आई थिंक आप इसके अर्थ को समझ गए। अब आगे चलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इंग्लिश में इसे सेकुलरिज्म कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष आप तभी समझ पाएंगे जब आप 2-3 चीजों को अच्छे से जान जाए कि धर्म के आधार पर राज्यों का डिवीजन किया गया है। एक आस्तिक राज्य, एक नास्तिक राज्य और एक सैद्धांतिक राज्य। आस्तिक राज्य का मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला कि हाँ अल्लाह है, राम है, शिव है, ईसा मसीह हैं, गुरु नानक जी हैं, मतलब धर्म के प्रति उसकी आस्था है और वह शासन का संचालन धर्म के आधार पर ही कर सकता है। जैसे आप मध्यकाल देखते हैं, मुगल काल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत देखते हैं या फिर प्राचीन काल देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शासन का संचालन होता था उसमें धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मध्यकाल में इसी तरीके से शरीयत के अनुसार कानून चलता रहा। ईसाइयों ने भी, जो आज पश्चिमी देश हैं, इनके अगर इतिहास को आप पढ़ें तो ये लोग भी धर्म के आधार पर ही शासन चलाते थे। लेकिन जब इस विचारधारा को त्याग दिया गया और कहा गया देखिए राजनीति में, शासन के संचालन में धर्म का कोई स्थान नहीं होगा, तो वह क्या कहलाया गया? सैद्धांतिक। यानी कि हाँ हम धर्म को मानते हैं, सिद्धांत में ठीक है कि धर्म है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म नहीं है। धर्म आंतरिक मामला होना चाहिए, वह व्यवस्था जिस व्यवस्था में धर्म को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस रूप में स्वीकार किया जाता है कि ठीक है धर्म आंतरिक मामला है, लेकिन इसको राजनीति में, इसको प्रशासन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ऐसे जो राज्य होते हैं उन्हें सैद्धांतिक राज्य कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि विश्व स्तर पर आस्तिक राज्यों का कुछ उदाहरण बताइए जो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने पड़ोसी को देख सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया, यानी कि वहां जो कानून चलता है, वहां का जो संविधान है वह मेनली शरीयत या इस्लामिक पद्धति के आधार पर चलता है। वहीं नास्तिक राज्य क्या है कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म को नहीं मानता। ऐसा जहां आप देखेंगे, जब हिटलर के शासन को याद करिए, हिटलर धर्म को नहीं मानता था, लेकिन सैद्धांतिक राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य बन सकते हैं। कैसे? ये लोग कहते हैं ठीक है भाई धर्म है, धर्म लोगों का विषय है, कोई मुख्यमंत्री है वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म के प्रति आस्था होगी, लेकिन खुले रूप में वो नहीं कहेगा कि मैं केवल हिंदू ही हूँ, हिंदू व्यवस्था को ही अडॉप्ट करूंगा, हिंदू लोगों को ही नौकरी दूंगा, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो इन तीनों चीजों के बाद अब आप समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ है कि धर्मों के प्रति तटस्थता, यानी कि भारत में रहने वाले लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी धर्म में अपने को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन राज्य इन सब मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य नहीं कहेगा कि केवल यहाँ हिंदू रहेंगे, कोई यहाँ मुस्लिम रहेंगे, केवल सिख रहेंगे, केवल ईसाई रहेंगे। ऐसा राज्य जो ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है, यानी कि धर्म वहां पर रहते हैं,
धर्म के लिए वह कार्य करेगा तो सभी धर्मों के लिए कार्य करेगा, अन्यथा किसी धर्म के लिए कार्य नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री कहलाता है। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या मतलब हुआ? आप सब इसकी बहुत अच्छी परिभाषा जानते होंगे, जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा पढ़ी गई थी। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का तंत्र हो। लोग अपने लिए नीतियां बनाएं, अपने लिए योजना बनाएं, अपने लिए कार्यक्रम बनाएं और अपने जीवन को जीने के लिए सारी व्यवस्थाओं को अडॉप्ट करें और उससे व्यवस्था का निर्माण में उनका स्वयं का विचार हो, स्वयं का अधिकार हो, उस पर किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। लोक धन तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था, तो इसे लोकतंत्र कहा गया। और भारत भी लोकतंत्र है। लेकिन प्रश्न बनता है कि क्या जो नीतियां बनाई जाती हैं हमारे देश में, तो क्या सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं? उत्तर होगा नहीं। तो क्या फिर भारत लोकतंत्र नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का डिवीजन कर दिया गया। क्यों भाई? कोई छोटा देश है, मान लीजिए उसकी जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, तब तो मान लीजिए किसी मामले पर डिसीजन लेना है तो लोगों को बुला के बिठा दिया गया मैदान में कि बताइए भैया मतदान करिए, इस पर जल नीति बनाए कि ना बनाए, कृषि कानून बनाए कि ना बनाए। लेकिन अब जो बड़े देश हैं, अब भारत का एग्जाम्पल लीजिए, कितनी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़। अब तो बढ़ी गई होगी, अभी तक तो आ जाता, लेकिन कोविड कारण नई जनसंख्या अभी नहीं पब्लिश हो पाई है। तो क्या फिर हम लोकतंत्र नहीं है? तो वैश्विक स्तर के जो लोकतंत्र समर्थक थे, उन्होंने कहा देखिए बड़ी जनसंख्या है, तब इसका एक उपाय खोजा जाता है। उपाय खोजा गया, उन्होंने कहा इसको हम प्रतिनिधि मूलक बना देते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या है कि ये जो कोई भूभाग है, मान लो भारत का एग्जांपल देते हैं, भारत को कई भागों में बांट दो। अरे भागों में बांट देने का मतलब ये नहीं कि देश के टुकड़े कर दो, जैसे पाकिस्तान लेके चला गया हमसे, ऐसे नहीं। चुनावी क्षेत्रों में बांट दो और एक जनसंख्या डिसाइड कर दो, फॉर एग्जांपल कि 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी कि ये माना जाएगा जो एक प्रतिनिधि है यह 1 लाख लोगों का उत्तरदायित्व लेता है या प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी इन 1 लाख लोगों की नीतियों का निर्माण करना होगा वह एक व्यक्ति करेगा। और इसी तरीके से भारत को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए और उसके बाद उस निर्वाचन से संबंधित जो भी डिसीजन है वो जो जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है उस व्यक्ति के द्वारा लिए जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है, लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। और लोकतंत्र में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें वहां की जनता, उस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए या जितने भी समय के लिए, वैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा यानी कि राज्यों की विधानसभा में 5 साल का ही टर्म है, तो 5 साल के लिए भेजती है कि जाइए सर आप हमारे लिए नीतियां बनाइए। और 5 साल तक वह नीतियां बनाता रहता है। अच्छी नीतियां बनाता है तो जनता फिर से उन्हें इलेक्ट करती है, नई नीतियां बनाता है तो जमानत जब्त कर देती है, यानी कि हरा देती है, फिर किसी दूसरे को भेजती है वहां। तो ये हो गया लोकतंत्र। अब इसी में पढ़ते हैं गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? देखिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इस संसदीय व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं। एक वास्तविक प्रमुख होता है जिसे हम पीएम बोलते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, एक वास्तविक प्रमुख हो गया, और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी संवैधानिक प्रमुख को गणतंत्र का प्रमुख बोला जाता है। और गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब कि जो हमारा संवैधानिक प्रमुख है या राज्य का जो मुखिया है वह इलेक्ट होगा, वह वंशानुगत पद्धति के आधार पर नहीं होगा। ऐसी जो व्यवस्था होती है जहां के राज्य के मुखिया का निर्वाचन होता है, आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो जहां पर राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होता है, वंशानुगत व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे देश का जो कैरेक्टर होता है
या जो गुण होता है या शासन पद्धति होती है उसे गणराज्य बोला जाता है। आप वहीं ब्रिटेन में देखेंगे कि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है अगर सही अर्थों में देखा जाए, क्योंकि वहां पर वंशानुगत राजा बनता है। वहां की जो रानी है वह वंशानुगत है। इसके पहले भी उनके परिवार का कोई व्यक्ति रहा होगा जिसे बनाया गया है रानी, वो एक्सपायर हुई तो अगली रानी बन गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप राजेंद्र प्रसाद जी को याद करिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार से थे। वर्तमान रामनाथ कोविंद जी देखिए, वंश का कोई मतलब है, भारतीय हैं। तो हमारा गणराज्य कहता है कि भारत का वह नागरिक हो, वह हमारे राज्य के प्रमुख का पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य के मुखिया का निर्वाचन होता है वह व्यवस्था गणराज्य कहलाती है। तो अगला है न्याय। इसी में हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि न्याय क्या है। न्याय की परिभाषा क्या है? उचित और अनुचित का विवेक करना या उचित और अनुचित के मध्य अंतर ही न्याय है। देखो, न्याय की जितनी भी परिभाषाएं हैं, चाहे गौतम ऋषि जो हमारे न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैश्विक स्तर पर अरस्तु को देख लें, प्लेटो को देख लें, इन सब लोगों ने एक न्याय की परिभाषा देने की कोशिश की है, लेकिन सब में डिफरेंस है। लेकिन फिर भी एक जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही है, उचित और अनुचित का विवेक करना या उचित और अनुचित में फर्क करना ही न्याय है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपराधी व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को मार दिया, उसका गला काट दिया, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली। तो उसमें उचित और अनुचित का कार्य किसने किया? अनुचित कार्य किसने किया? जिसने उसका गला काट दिया, उसकी जमीन को छीन लिया, उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। अब न्याय का काम क्या है कि जिसने यानी कि एक्स नामक व्यक्ति ने वाई नामक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब वाई व्यक्ति को नुकसान की भरपाई कराई जाए और एक्स को ऐसा दंड दिया जाए कि वह अगली बार ऐसा कोई कार्य ना करे। यही तो न्याय है। और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय जानते हैं, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। मतलब समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 4 कम्युनिटी 5 कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनमें से कोई एक कम्युनिटी ये ना कहे कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, या फिर 3 या 4 जो कम्युनिटी है या कहने लगे कि हम ही सुपीरियर हैं, ये जो एक है ये इन्फीरियर है। इनमें से कोई कहने लगे कि हम ही अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप लोग नहीं पहनेंगे, हम ही भोजन अच्छा करेंगे, आप लोग अच्छा भोजन नहीं करेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था है, यानी कि लोगों में के मध्य विवाद है, लोगों के मध्य असमानता है, तो ये भी तो अन्याय है। तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है वह कहती है कि सामाजिक अन्याय भी नहीं होगा। फिर है आर्थिक अन्याय। आर्थिक अन्याय कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो अरबपति है, एक व्यक्ति है जो 2 समय की सुबह शाम की रोटी भी नहीं खा पा रहा है, एक व्यक्ति है हमेशा हेलीकॉप्टर से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति है कि तबीयत खराब हो जाने के बाद भी उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एक व्यक्ति है व्यापार खूब कर रहा है, अगला व्यक्ति है वो नौकरी भी नहीं पा रहा है। तो आर्थिक असमानता हो जा रही ना, धन में असमानता, कार्य व्यवसाय में असमानता, रोटी रोजी में असमानता, तो ये भी तो एक अन्याय है। तो इस तरीके का भी अन्याय नहीं होगा, यानी कि हम आर्थिक न्याय भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है, अब मोदी साहब घोषणा कर दें कि अब भाजपा से ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है जी। कांग्रेस वाले घोषणा कर दें देखिए हम स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत साथ दिए थे, इसलिए हमारा धर्म है या हम इसके अधिकारी हैं कि हमारे ही पार्टी का प्रधानमंत्री बने। तो ये तो फिर राजनीतिक असमानता हो गई, राजनीतिक अन्याय हो गया कि भाई लोकतंत्र है, जिसका मन करे वो चुनाव लड़े, जनता अगर उसको जिताती है तो वो प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, गवर्नर बने। और अगर ये सब ना हो, केवल एक व्यक्ति कहे हम ही बनेंगे, तो फिर तो राजनीतिक असमानता हो गई ना। तो इस तरीके से असमानता ना हो, इसके लिए राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके कुछ अन्य शब्द जैसे स्वतंत्रता, समता को जानेंगे। फिर हम
प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। उसके बाद यह भी जानेंगे कि इसमें संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, प्रवर्तनीय है अथवा नहीं, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका हम कल अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।